जय हिंद साथियों। आज हम लोग मिल रहे हैं फिर से अपने नए सेशन में। जैसा कि आप लोग को थंबनेल दिख रहा है कि महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन जो आधुनिक भारतीय इतिहास का एक छोटा सा पार्ट है, आज हम लोग केवल एक ही क्लास में इसे करने वाले हैं। जैसा कि इसका हम लोगों ने क्लास पहले ही कर रखा है, बस इसका अब वीडियो लेक्चर जो आपके द्वारा कहा जा रहा था कि भैया हम क्लास लाइव नहीं देख पाते हैं, हमें लेक्चर चाहिए इसका रिकॉर्डेड मोड में, तो आपके लिए फिर से उसी टॉपिक का हमने क्या किया जा रहा है कि वीडियो बनाया जा रहा है, केवल और केवल आप लोगों के लिए। तो हम लोग इस सेशन में शुरू करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास को। आइए देखते हैं आगे की बातों को। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति हुई है, और कांग्रेस शब्द को हम समझ रहे हैं, इस कांग्रेस शब्द को लिया गया है कहाँ से? उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उत्तरी अमेरिका से। फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अगर हम बात करें कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो होता है लोगों का समूह। और इसके स्थापना को लेकर बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे होती है, कहाँ होती है, तो उसके संदर्भ में जानेंगे कि बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल तेजपात संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना होती है। फिर एक नया क्वेश्चन आएगा कि किसके द्वारा इसकी स्थापना होती है, तो हम लोग जानेंगे कि ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना होती है, जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और ये कांग्रेस के पहले सचिव भी रह चुके हैं, कांग्रेस के पहले प्रथम सचिव बने थे। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाता है एओ ह्यूम को लेकर कि एओ ह्यूम कहाँ के निवासी थे। एओ ह्यूम कहाँ के निवासी थे, तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और इन्हें ही हर्मिट ऑफ शिमला यानी कि शिमला के संत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन और भी आता है कि ये जो एओ ह्यूम है, इनकी जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है, तो इनकी जीवनी बेडरवन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? बेडरवन के द्वारा इसकी जीवनी लिखी गई है। फिर हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के प्रारंभिक नाम पे। कांग्रेस का प्रारंभिक जो नाम था वो कांग्रेस नहीं था, ये भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है। फिर कांग्रेस को लेकर बहुत सारे भारतीय और विदेशी इतिहासकारों का कुछ कुछ अपना अपना मत था। हम लोग देखेंगे अब उस मत के बारे में। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है कि कांग्रेस की स्थापना, उसका मुख्य उद्देश्य, कांग्रेस की स्थापना या उसका कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, यहाँ थोड़ा सा एरर है, इसको ठीक करेंगे। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न-भिन्न होने से बचाना था। और यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट लाला लाजपत राय का है। इन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में इस बात का वर्णन किया है। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट, कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए किया गया है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो यह स्टेटमेंट एनी बेसेंट जी के द्वारा दिया गया था। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना या कांग्रेस एक प्रकार की भीख मांगने वाली संस्था है। और इसका जो स्टेटमेंट पास किया गया वो किसके द्वारा? बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा यह स्टेटमेंट पास किया गया है। अगले स्टेटमेंट पे बढ़े हम, तो हर एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होगा। और यह स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था। फिर अगला स्टेटमेंट है कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। और यह स्टेटमेंट लाला लाजपत राय के द्वारा दी गई थी। याद करने के लिए हम लोग देखेंगे कि दिमाग पर चोट लगने की वजह से किनका मृत्यु हो गया था, तो लाला लाजपत राय का। जब साइमन गो बैक की घोषणा की जा रही थी, तो उसी संदर्भ में लाला लाजपत राय की सर पे चोट लगने की वजह से क्या हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम लोग याद करने के लिए इसको ध्यान में रखेंगे कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। यह बात का वर्णन किसने किया है? लाला लाजपत राय ने किया है। अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। तो आजादी के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए।
अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। यह बात किसने कहा था? इसका पूरा स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है और मैं अंतिम प्रयास तक कांग्रेस को खत्म होते हुए देखना चाहता हूं। और यह स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। तो ये बहुत सारे भारतीय और विदेशी इतिहासकारों के कांग्रेस की स्थापना को लेकर अपने अपने विचार थे। अब हम लोग कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन की ओर बढ़ते हैं कि उन सारे अधिवेशनों से हमारे परीक्षा उपयोगी क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले अधिवेशन की बात करें जो कि 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? तो इसका आयोजन बम्बई में किया जाता है। कांग्रेस के पहले बात करें हम लोग कि कांग्रेस के पहला अधिवेशन का जो आयोजन है वो बम्बई में किया जाता है। और यह किसके द्वारा किया जाता है? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया जाता है। और इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो 28 दिसंबर 1885 को होता है। उसके बाद कैसे लोगों को पता चला होगा कि कांग्रेस का अधिवेशन या कांग्रेस की स्थापना कब की जानी है? तो आप याद रखिएगा कि एक हिंदू नामक पत्रिका है जिसमें यह बात प्रकाशित हुआ था 5 दिसंबर 1885 को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दिन की घोषणा की गई थी कि 28 दिसंबर 1885 को ही कांग्रेस की स्थापना की जाएगी। आप सभी लोग अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे अधिवेशन पे बात करेंगे 1886 में। 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। उसके बाद इसी अधिवेशन की जो मुख्य बिंदुएं हैं वो हैं कि इस अधिवेशन में डफरिन द्वारा कांग्रेस के लोगों के लिए, कांग्रेस के सदस्यों के लिए एक भोज का आयोजन किया गया था और इस भोज में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे उपस्थित नहीं हुए थे। अब आगे बात करते हैं 1887 में मद्रास का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यहाँ से क्या पॉइंट आएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसके बाद ध्यान से देखिएगा कि वही डफरीन जिन्होंने भोज की व्यवस्था की थी इससे पिछले वाले अधिवेशन में, अब वही क्या कर रहे हैं? आलोचना कर रहे हैं। तो डफरीन के द्वारा इसी अधिवेशन में कांग्रेस की आलोचना की गई। कांग्रेस की आलोचना किस अधिवेशन में की गई डफरीन के द्वारा? तो 1887 के मद्रास अधिवेशन में। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं 1888। 1888 का जो अधिवेशन था उसका आयोजन इलाहाबाद में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे। ये प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। तो हम लोगों ने देखा कि 1885 में जो पहले थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। 1886 में प्रथम पार्थी अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। 1887 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी और 1888 में इलाहाबाद के अधिवेशन में जॉर्ज यूले जो कि प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे ये अध्यक्ष बनते हैं। इस अधिवेशन की जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं कि पहली बार लाला लाजपत राय जी इस अधिवेशन में शामिल हुए और उन्होंने हिंदी में भाषण भी दिया। क्लियर है? चलिए आगे की अधिवेशन की ओर बढ़ते हैं। 1889 का अधिवेशन जो कि बम्बई में इसका आयोजन किया जाता है और विलियम बेडरवन, ये विलियम बेडरवन वही हैं जिन्होंने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी। एओ ह्यूम की जीवनी के लेखककार कौन है? बेडरवन है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि यह पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें महिलाओं ने भी क्या लिया था? भाग लिया था और 21 वर्षीय मताधिकार को भी क्या किया गया था? इसी अधिवेशन में लागू कर दिया गया था। क्लियर है? अब 1889 के बाद हम लोग सीक्वेंस को छोड़ते हैं और हम लोग आते हैं स्पेशल अधिवेशन 1891 का अधिवेशन। 1891 का अधिवेशन है वह नागपुर में इसका आयोजन किया जाता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं आनंद चार्लू जी। इन्होंने स्पेशल क्या किया था इस अधिवेशन में? तो आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस का नाम जो है पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था जिसका नाम बदलकर
बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। तो कांग्रेस के नाम में जो राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था, यह शब्द 1891 के नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता आनंद चार्लू जी कर रहे थे, उसी अधिवेशन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे 1893 के अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा, जो 1893 का अधिवेशन था वो लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे पहली बार प्रतिवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रतिवाद शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया है। तो यह 1893 के लाहौर अधिवेशन में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग 1896 के अधिवेशन पे। तो ध्यान रखिएगा, 1896 का अधिवेशन और 1911 का अधिवेशन इंपोर्टेंट है और सिमिलर भी है। ये दोनों पहली बार तो कोलकाता में इसका आयोजन किया जाता है। 1896 के अधिवेशन में राष्ट्रगीत का गायन होता है, वंदे मातरम का गायन होता है, और 1911 के अधिवेशन में राष्ट्रगान का गायन होता है, जनगण मन का गायन होता है। आइए समझते हैं। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो रहीमतुल्लाह सयानी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसी अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रगीत का क्या हुआ था, गायन हुआ था। इसी अधिवेशन की एक खास बात और थी कि दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत दिए थे, जिसको स्वीकार कर लिया गया था। इसी अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया था। 1896 के बाद हम लोग आते हैं नोट में, हम लोग देखते हैं 1901 का अधिवेशन। और ये 1901 का अधिवेशन क्यों इंपोर्टेंट है, तो महात्मा गांधी जी पहली बार, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लिया था। वह अधिवेशन था 1901 का। वह अधिवेशन कौन सा था, 1901 का अधिवेशन। क्लियर है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 1901 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किन्होंने करी थी और इसका आयोजन कहाँ किया गया था। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 1905 का अधिवेशन, जो कि वाराणसी या बनारस का अधिवेशन है और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई। विपक्ष के नेता की उपाधि किसे दी गई है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को दी गई है। किस अधिवेशन में दी गई है, तो 1905 के वाराणसी अधिवेशन में दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। परीक्षा की दृष्टि से 1906 का अधिवेशन महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है कि 1906 का अधिवेशन जिसका आयोजन कलकत्ता में किया गया था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का जो पहली बार प्रयोग है वो कांग्रेस के मंच से किस अधिवेशन में किया गया था, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ठीक है। चलिए 1907 का सूरत अधिवेशन। जब आप 1907 को याद कर रहे होंगे तो इसके साथ साथ आप लोग 1916 को भी याद करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप लोग 1907 को याद रखेंगे तब आप लोग 1916 को भी याद रखेंगे और साथ साथ 1918 को भी याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे, बताते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तीनों महत्व हैं। 1907 में क्या होता है, 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार फूट होती है और 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस में क्या हो जाता है, गरम और तरम दल में समझौता हो जाता है। और 1918 का जो बंबई अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष हसन इमाम है, उसमें कांग्रेस में दोबारा फूट आ जाता है। तो ये तीनों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 1907 का जो अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रास बिहार बोस के द्वारा की गई थी, यह एक अपूर्ण अधिवेशन था, यह पूरा हुआ ही नहीं था। कारण क्या रहा, तो कांग्रेस का नरम दल व गरम दल में क्या हो गया था, विभाजन व फूट हो गया था। क्लियर है। आगे देखते हैं 1911 का अधिवेशन। आपको बताए थे कि 1896 और 1911 क्या है, सिमिलर है। तो 1896 में हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है, रहीमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया था और 1911 का भी आयोजन कलकत्ता में ही किया गया है। इसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे और कांग्रेस के मंच से पहली बार जन गण मन गाया गया था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग
उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक और अधिवेशन है जो बहुत महत्वपूर्ण है 1909 का, ये छूट गया था इसीलिए इसको नोट में डाल के यहाँ डाल दिए हैं कि 1909 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई थी, इसका विरोध कर दिया गया था। 1909 के अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग के द्वारा जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई थी, उसका विरोध 1909 के लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो 1912। अब जब 1912 को आप पढ़ रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, दो और इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, 1922 का अधिवेशन और 1940 का अधिवेशन। क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये तीनों बिहार में हुए थे, ये तीनों बिहार में हुए थे, इसीलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले 1912 को देखते हैं। 1912 का जो अधिवेशन था वो बांकीपुर में इसका आयोजन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे आर.एन. मधोलकर। आर.एन. मधोलकर, ये प्रथम ऐसा अधिवेशन था जिसका आयोजन कहाँ किया गया था, बिहार में किया गया था। और इसी 1912 के अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहकर संबोधित किया गया था। क्लियर है? अब आते हैं 1916 में। तो आपको बता रहे थे जब 1907 पढ़ा रहे थे कि 1907 का जो अधिवेशन था सूरत में रास बिहारी बोस, उसी समय आपको बताया गया था कि 1916 भी इम्पोर्टेंट है और 1916 का जो अधिवेशन है वो लखनऊ अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजमूदार जी। और आपको पता होगा कि कांग्रेस के नरम दल व गरम दल के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। क्लियर है? साथ ही देखेंगे कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच भी क्या हुआ था, समझौता हुआ था। दोनों हुआ था, एक तो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच भी समझौता हो गया था, साथ ही कांग्रेस के मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो गया था, जिसे हम लोग लखनऊ पैक्ट 1916 के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था वो किनके द्वारा हुआ था? तो कांग्रेस की तरफ से जो आगे बढ़कर आए थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, और जो मुस्लिम लीग की तरफ से आगे बढ़कर आए थे उनका नाम था अली जिन्ना। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं 1917 का अधिवेशन। तो ध्यान रखिएगा, जब 1917 को आप पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे दो और मिलेंगे, एक तो 1925 और एक 1933 का अधिवेशन। क्यों महत्वपूर्ण है? तो इन तीनों अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसी महिला सदस्य के द्वारा किया गया था। क्लियर है? आइए देखते हैं 1917 का अधिवेशन। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करते हैं और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है? और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा तिरंगे झंडे को क्या किया गया था, अपनाया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे 1918। 1907, 1916 और 1918 तीनों सिमिलर है कांग्रेस से, इसीलिए इसको ध्यान में रखेंगे। 1918 का जो अधिवेशन है वो बंबई में इसका आयोजन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। यह एक विशेष अधिवेशन था, यह एक विशेष अधिवेशन था और इसमें हुआ क्या था, तो कांग्रेस में दोबारा फूट पड़ गया था। क्लियर है? उसके बाद ध्यान देंगे 1920 में नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी, श्री विजय राघवन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और असहयोग आंदोलन, ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। असहयोग आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई थी, स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है? चलिए आगे देखेंगे हम लोग 1921 में। 1921 का जो अधिवेशन है उसकी आयोजन है अहमदाबाद में और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हकीम अजमल खां और ये पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे। कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? कार्यकारी शब्द का ही अर्थ होता है कि इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। रीजन क्या था? तो 1921 की अध्यक्षता करने वाले थे चित्तरंजन दास, लेकिन किसी कारणवश ये उस समय क्या थे, जेल में बंद थे, जिसके कारण चित्तरंजन दास जी के जगह पर हकीम अजमल खां को अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए। क्लियर हो गए? चलिए आगे बढ़ते हैं 1922 का अधिवेशन। और 1922 के समय आपको बता रहे हैं कि 1912, 1922 और 1940 ये तीनों बिहार में इसका आयोजन हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग इम्पोर्टेंट मानते हैं। 1922 में गया अधिवेशन, और गया अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। क्लियर है?
चलिए अब आते हैं विशेष करके 1924 का विशेष अधिवेशन। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। हम लोगों ने पढ़ा था कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था, वो था 1901 का अधिवेशन। और यहाँ देख रहे हैं कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। क्लियर है। आइए 1925 को देखते हैं। तो जैसा कि आपको बताए थे 1917, 1925 और 1933 हर एक 8 साल के गैप पर महिलाओं ने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। तो अब देखते हैं 1925। 1925 का जो अधिवेशन था वो कानपुर अधिवेशन था और सरोजनी नायडू जी के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। आप जानते हैं कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी थी और इसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में क्या किया गया था, अपनाया गया था। क्लियर है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि इसी अधिवेशन में श्री श्याम लाल गुप्त पार्षद जी के द्वारा ध्वज वंदना कहिए या झंडा गीत कहिए जो गाया गया था, जो है हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा हमारा झंडा गीत है, जो कि श्री श्याम लाल गुप्त पार्षद जी के द्वारा गाया गया था। ठीक है। अगला देखेंगे 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। आपको पता है कि 1926 का जो गुवाहाटी अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवासन अयंगर के द्वारा की गई थी, इसमें स्पेशल क्या था, तो कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इसी दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे 1929 का लाहौर अधिवेशन। और 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। और इसमें हुआ क्या था, तो पूर्ण स्वराज शब्द जो था वो पारित किया गया। साथ ही में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की अनुमति मिल गई। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 का कराची अधिवेशन भी अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1931 का कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी, इसमें मूल अधिकार की मांग की गई। पहली बार मूल अधिकार की मांग 1931 के कराची अधिवेशन में की गई। उसके बाद गांधी इरविन समझौते को भी स्वीकृति मिली और यहीं पे गांधी जी ने अपना एक विचार पेश किया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। क्लियर है। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। चलिए अगला जो हमारा अधिवेशन है वो है 1933 का कलकत्ता अधिवेशन। और आप जानते हैं कि 1933 का जो कलकत्ता अधिवेशन था वो नल्ली सेन गुप्ता जी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जो कि यूरोपीय लेकिन भारतीय मूल की विदेशी महिला थी। क्लियर है। और 1933 में ही हम लोग देखेंगे कि इससे पहले ही हरिजन सेवक संघ का भी गठन हो चुका था 1932 में। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 1937 में फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसका आयोजन कहाँ किया गया था, गांव में किया गया था। क्लियर है। अब आते हैं 1938 का अधिवेशन और 1939 का अधिवेशन। ध्यान रखिएगा ये दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन किया गया था। अब हरिपुरा अधिवेशन की खास बात देखते हैं। यहीं पर 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस में पहली बार जो मतदान हुआ था वह 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी और पट्टाभी सीतारमैया, ध्यान रखिएगा, पट्टाभी सीतारमैया के बीच क्या हुआ था, मतदान हुआ था कि अध्यक्ष पद पर कौन बनेंगे। इस वोटिंग में पट्टाभी सीतारमैया जी हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी जीतने के बाद भी अपना इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। क्लियर है। ध्यान दीजिए, पट्टाभी सीतारमैया जी के लिए एक बात हमें याद करना होता है कि ये कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार थे। आधिकारिक इतिहासकार जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास रचा है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे 1940 का अधिवेशन, जो कि रामगढ़ में हुआ था। यह पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, जो कि अभी झारखंड का हिस्सा है। क्लियर है? और इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। और हम जानते हैं कि कांग्रेस के सबसे युवा एवं सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष बनने वाले यही थे। 1940 से लेकर 46 तक की जो अध्यक्षता थी वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही की थी। क्लियर है? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसी अधिवेशन की खास बात है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 के अंतर्गत आया था, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया गया। क्लियर है? इन्हीं की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में था, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया गया। क्लियर है? आगे आते हैं 1946 का। 1946 का जो अधिवेशन था, इसका आयोजन मेरठ में किया गया और इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी सर कर रहे थे। और ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग आजादी के बाद। 1948 का अधिवेशन जो कि जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया जाता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं पट्टाभी सीतारमैया जी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या बनता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पहला अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया जी के द्वारा की गई थी। और इसका जो उद्घाटन समारोह था वह वंदे मातरम और राष्ट्रगान जैसे कार्यवाही प्रारंभ से शुरू हुई थी। क्लियर हो गए? अब याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि 1885, 86, 87, 88 को एक कैटेगरी में डालेंगे, 1896 और 1911 को एक कैटेगरी में डालेंगे, 1907 का अधिवेशन, 16 का अधिवेशन और 18 का अधिवेशन इसे एक कैटेगरी में डालेंगे। साथ में 1917, 1925 और 1933 इसे एक साथ डालेंगे क्योंकि महिलाएं अध्यक्ष थी। उसके बाद 1912, 1922 और 1940 जो कि बिहार से संबंधित है, इसीलिए इसे एक कैटेगरी में याद करेंगे। फिर ध्यान रखेंगे कि 1906, 1931 और 1929 को भी हम एक कैटेगरी में डालकर याद करने का प्रयास करेंगे। 1906 में स्वराज की मांग, 1931 में मूल अधिकार की मांग और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्लियर है? तो आशा करते हैं कि आज का जो क्लास आप लोग का 5 से 6 बजे लिया गया था, उसका जो कंप्लीट कंटेंट है उसे हम लोगों ने वीडियो के प्रति उतार दिया है। अगर इसमें कोई भी चीज भूल चूक हो गई हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई में आपको सही कर देंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए लेक्चर के साथ। जय हिंद।